एक सर इंडिया में जस्टिस प्रॉब्लम जो जस्टिस का जो प्रोसेस है वो बड़ा कहते हैं लेट प्रोसेस है, बहुत ही लेट जस्टिस मिलता है। ये सिस्टम में है और किसी में नहीं है। तो ये कानून की बड़ी भारी हमारे कमियां हैं, लूप होल जिसको बोल सकते हैं, जिसका फायदा उठाकर उसको लंबे से लंबा किया जाए। सिद्धू मूसेवाले की मर्डर के पीछे आप क्या बोलना चाहिए? वेलकम टू द हिडन चैप्टर सर। आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट है जिनके लिए यूनिफॉर्म एक जॉब नहीं पर एक जिम्मेवारी है। तो आपका स्वागत है विष्णु जी, आप थैंक हमारे यू। चैनल पर। आप अपने बारे में कुछ बताइए कि हमारी जनता को, जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, आप कौन हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से आते हैं? थैंक यू अभिनव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए और अपने प्रोग्राम में भागीदार बनाने के लिए। मैं बाई बर्थ बीकानेर राजस्थान का रहने वाला हूँ और मेरी बचपन की पृष्ठभूमि देखा जाए तो काफ़ी निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में निकली है, काफ़ी गरीबी में निकली है। बचपन से लेके करीब स्कूलिंग तक मैंने गवर्नमेंट स्कूल में शिक्षा ग्रहण करी थी और उसके बाद में कॉलेज भी मैंने वहाँ बीकानेर में हमारे रामपुरिया जैन कॉलेज है, वहाँ से ग्रेजुएशन करी थी। और ग्रेजुएशन के बाद में ही तुरंत बाद में हमारे सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकली थी, जो 94 अक्टूबर में निकली थी और उसी की तैयारी करी और भगवान की दया, माता पिता के आशीर्वाद से पहले ही कंपटीशन में मैं सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुआ और आज DYSP राजस्थान पुलिस और CO सिटी CO SC ST के पोस्ट पर पदस्थापित हूँ। मेरा बचपन देखा जाए तो काफ़ी गरीबी में गुजरा है। मेरे फादर बीकानेर में चौखुंटी फाटक पर, जहाँ रेलवे लाइन का फाटक होता था, वहाँ चाय का खोखा लगाते थे। बचपन में मैं भी उनके पास जाता था, जैसे स्कूल से फ्री हुए फादर साथ ले जाते थे और उनकी चाय सर्व करने में मैं हेल्प करता था, क्योंकि गरीबी थी तो थोड़ा काम करना भी पड़ता है परिवार में। वहाँ सब जगह दुकान वालों को इधर उधर सबको चाय सर्व करता था, उनकी जूठे कप भी साफ करता था। मेरे को एक चीज़ से बड़ा अंदर से प्रेरणा मिलती थी सर्विस लगने के बाद, क्योंकि मैं हमारे एक फादर के चाय के खोखे के पास में एक मोची अपना लेके बैठता था, अपना जूती गांठने वाला। मेरे को आज तक उसका नाम भी पता है, मूलचंद। तो उसको मैं जूठे कप, उसके चाय भी पिलाता था, उसके जूठे कप साफ भी करता था। और सर्विस लगने के बाद में मैं कई बार उनके पास गया और उनको देखता भी था और उनसे मिला भी हूँ कि वो वहीं बैठे थे सर्विस लगने के बाद। और भगवान की दया से, माता पिता के आशीर्वाद से मैं थानेदार लग गया था। और जब मैं करीब 10th क्लास में था, 14 साल का, उस समय मेरे फादर साहब ने मना कर दिया था कि भाई अब मेरे पास पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, आप अपना काम करो। हम 4 भाई हैं, चारों भाई ही अपनी अलग अलग दुकानों में काम करते थे। तो मात्र 14 साल की उम्र में मैंने दुकानों पर काम करना शुरू कर दिया था, जिसमें हमारे रिश्तेदारों की दुकानें थी, उनके यहाँ मैं सेल्समैन का काम करता था। करीब 8-9 महीने उनके यहाँ काम करता और फिर 3-4 महीने जो बचते लास्ट में एग्ज़ाम से जस्ट पहले, वो काम छोड़कर मैं मेरी पढ़ाई करता था। ये मेरा ग्रेजुएशन तक, या मान लो मेरी नौकरी लगने तक चला। मेरा जो सब इंस्पेक्टर का रिजल्ट आया था, उस समय भी मैं एक, हमारे रिलेटिव है जो कबाड़ का काम करते थे, बड़ा रेलवे की ठेकेदारी करते थे, उनके यहाँ काम कर रहा था। मुझे आज भी याद है, मेरे दोस्त ने ही मुझे आके बताया कि भाई तेरे सब इंस्पेक्टर का रिजल्ट आ गया है। अच्छा। तो उसके बाद ही मैंने देखा, क्योंकि मैं तो काम में ही बिजी था, उनके यहाँ काम करता। तो माता पिता के आशीर्वाद, हमारी मैं मेहनत भी मान सकता हूँ, उसके आशीर्वाद से सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुए और अब मैं यहाँ इस पोस्ट पर हूँ। सर, बहुत लोगों की क्यूरियोसिटी होती है कि
इतनी बड़ी पोस्ट वाले मतलब व्यक्ति की या कितनी क्या सैलरी होती है, वो कितना अर्न करते हैं मंथली, तो आप कुछ बताना चाहोगे इस बारे में? बिल्कुल, जब मेरे को मेरी पहली सैलरी मिली थी 96 में, वो करीब 3200 रुपये थी। अच्छा। और आज मैं 29 साल की सर्विस के बाद में आज मेरे को करीब 1,60,000 रुपये मिलते हैं। ठीक है, इन हैंड 1,60,000 रुपये। हाँ जी। सर, इस यूनिफॉर्म के पीछे एक नॉर्मल आदमी भी है पीछे, अगर हम देखें तो आप अपने परिवार को कैसे समय देते हैं? किस प्रकार आप अपने परिवार के अंदर आपकी एक छवि है? इस जॉब में आने का मेरा एक जुनून भी था। मेरा एक बचपन का मित्र है जो अभी वर्तमान में सूरतगढ़ रहता है। तो एक बार हम आपस में छोटे छोटे बच्चे ही थे, उस समय डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने बातों बातों में कह दिया मैं थानेदार बनूंगा। तो उसने मेरे पर वो एक टोंट मारने वाली बात करी कि बन गया तू थानेदार, खाने को तो पैसे नहीं है, थानेदार बनेंगे। तो उसको मैंने एक चैलेंज के रूप में लिया और लकीली जैसे ही मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई उसी समय ये वैकेंसी निकली थी। और ये इसमें उम्र का भी क्राइटेरिया था 20 से 23 साल। ठीक है। तो मैं बाई चांस ही 20 साल 2 महीने का उस समय हुआ था और ये वैकेंसी निकली थी। और पहली वैकेंसी में ही मैंने उसको चैलेंज में लेते हुए स्वीकार किया। साथ के साथ मैं दुकानों पर काम भी कर रहा था और साथ के साथ मैंने पढ़ाई भी करी। हमारे उस टाइम में कोचिंग शायद बहुत पैसे वाले लोगों के बच्चों के लिए थोड़ी हो सकती है, होगी, लेकिन हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि वही कोचिंग करे। लेकिन उसके बावजूद भी घर पे पढ़ाई करके हम सेलेक्ट हुए। मेरे परिवार में दूर दूर तक रिश्तेदारी में पुलिस में कोई नहीं है। अच्छा। और मैं एकमात्र पुलिस में सेलेक्ट हुआ हूँ। और आपने बताया आपके 4 भाई हैं। हाँ। जो उस समय जब आप संघर्ष कर रहे थे, जब आपका परिवार संघर्ष कर रहा था, तब वो भी आपने बताया कि अलग अलग दुकानों पर या कहीं काम कर रहे थे। बिल्कुल। तो वो आज किस उस पे है? मेरे सबसे बड़े भाई साहब कलेक्ट्रेट ऑफिस से रिटायर हुए हैं, वो भी गवर्नमेंट जॉब लग गए थे। उनसे छोटे भाई मेरे बीकानेर आईजी साहब की पीएस की पोस्ट से रिटायर हुए हैं। उनसे छोटा भाई आज भी अपनी दुकानदारी करता है और संघर्ष कर रहा था। वो उसकी मतलब दुकान के साथ साथ अपना काम ये थोड़ा गरीबी में ही निकाला है, लेकिन आज उसकी भी बच्चे सक्सेस हो गए। उसकी बेटी भी बैंक में मैनेजर लग गई और मैं तो हम 4 भाई हैं, उनमें से 4 में से बिल्कुल अति गरीबी में जीवन निकालते हुए भी हम 3 भाई जनरल कास्ट के होते हुए भी हम 3 गवर्नमेंट जॉब लगे हैं। अच्छा। ऐसा कोई सर लाइफ का मोमेंट, ऐसा कोई मोमेंट आपकी लाइफ के अंदर जो आज भी आप याद करते हो, बड़ा इमोशनल मोमेंट कि यार ये जो मतलब ज़िंदगी या तो टर्निंग पॉइंट था या फिर ऐसी चीज़ थी जो मेरी ज़िंदगी में बहुत बदलाव ले आई? जैसे आपने अभी बताया कि आपके दोस्त ने आपको ये बात बोली, चलो उस बात को आपने एक चैलेंज की तरह लिया और आपकी बहुत बढ़िया हो गया उसके बाद। कोई ऐसा मोमेंट आया हो कोई ज़िंदगी में? पुलिस में रोज एक सर्विस का, ये पुलिस की जिंदगी जो लाइफ है वो आपके जीवन में पल पल टर्निंग पॉइंट लाती है। हमें रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। हमारा हर केस एक नयापन लाता है। हमारा हर मुकदमा, हर हम जो भी काम करते हैं हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। तो इसलिए पर्टिकुलर ये नहीं कह सकते कि भाई आप कोई टर्निंग पॉइंट लेके आया है। कभी हमें बड़े से बड़े क्रिमिनल से भी पाला पड़ता है, कभी ऐसे लोगों से भी पाला पड़ता है जिन्होंने क्राइम तो कर दिया लेकिन उनका क्राइम करने का इंटेंशन नहीं था और उनसे गलती से हो गया, आवेश में हो गया। तो इनसे हमें रोज सीखने को मिलता है। और पुलिस के बारे में तो कहा भी जाता है कि भाई पुलिस का जो जवान है, चाहे वो कांस्टेबल से लेके अफसर रैंक तक, 60 साल की उम्र तक जब तक वो रिटायर नहीं हो जाता तब तक रोज कुछ ना कुछ सीखता है। केसेस के बारे में अगर आप हो तो भाई हमारे लिए हर केस में कुछ ना कुछ नया होता है। जैसे लास्ट अभी केस देख लें तो मैं जयपुर में आदर्श नगर एसएचओ था। वहाँ पर एक व्यक्ति का मर्डर हो जाता है। उसके कब्रिस्तान के अंदर उसके सिर पर पत्थर मारकर बड़ा विवश तरीके से उसका मर्डर किया जाता है और वो बिल्कुल ब्लाइंड होता है। उसकी जब हमने इन्वेस्टिगेशन करी तो सबसे पहले हमें उसकी पत्नी पर शक हुआ
तो पत्नी की निगरानी रखी गई, उसकी कॉल डिटेल और सारा कुछ सर्विलेंस पर लेकर हमने जब इसमें इन्वेस्टिगेशन किया तो सामने आया कि जो मृतक था वो नशा करने का आदी था और उसी वजह से वो उसका पत्नी से झगड़ा रहता था। तो उसकी पत्नी ने ही अपने पूर्व के बॉयफ्रेंड को बुलाकर और बॉयफ्रेंड अपने 2 दोस्तों को लाकर उनसे मिलते हैं। उसको जो नशा करने का आदी है उसको नशे का लालच देते हैं, कब्रिस्तान में ले जाते हैं, वहाँ नशा करते हैं और इसी दौरान पीछे से मेन अक्यूज ने आकर उसके सिर पर पत्थर से कुचल कर हत्या कर दी। और वो जो औरत जिसने अपने पति का मर्डर कराया और अपने बॉयफ्रेंड को बुला के करवाया, वो बिल्कुल निश्चित बैठी है घर पे। मर्डर के बाद में जब हमने पूछताछ करी, वो बिल्कुल निश्चित है, उसको कोई किसी तरह की कोई है ही नहीं कि भाई कोई घटना हो गई, मतलब उसको कोई असर भी नहीं हो रहा। तो ये देखना, ये हम रोज देखते हैं कि भाई समाज कहाँ जा रहा है, रिश्ते कहाँ जा रहे हैं। क्रिमिनल क्राइम करता है, सख्त से सख्त सजा भी अपना जो कानून है वो देने का प्रयास करता है, हम मुकदमा भी मजबूती से बनाते हैं, लेकिन ये पारिवारिक रिश्ते के अंदर जो मर्डर होते हैं ये बड़ा झकझोर देते हैं। अभी जस्ट में यहाँ एक मर्डर का मुकदमा हमने देखा जिसमें एक बूढ़ी औरत का, करीब 85-90 साल की बूढ़ी औरत का उसके घर में मर्डर हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि उसी के पोते ने, जो कि गेमिंग ऐप की उसको लत लग गई थी ऑनलाइन, बिल्कुल, और उस लत को पूरा करने के लिए उसने अपने घर में ही इस तरह से प्लान बनाकर चोरी करी, अपनी मदर फादर का ही सोना चोरी किया और उसको लूट का रूप देने के लिए अपनी दादी को, जो बिल्कुल बेचारी चल फिर नहीं सकती थी, उसकी दादी का मर्डर कर दिया। तो ये रिश्ते कहाँ जा रहे हैं, इसको देख के बड़ा दुख होता है कि ये समाज कहाँ जा रहा है। इस तरह से लोग अपने परिवार खत्म हो रहे हैं, रिश्ते खत्म हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ये जो यूथ है ये नशे की आदत को पूरा करने के लिए या अपनी गलत आदतों को पूरा करने के लिए इस तरह से क्राइम कर रहे हैं। मतलब स्वार्थ इतना बढ़ गया है कि अपनों के लिए भी वो नहीं सोच रहा। कुछ नहीं है, कोई रिश्ता नाम की चीज ही नहीं बचती है। जिसको थोड़ी बहुत भी बच्चे को गलत आदत पड़ गई है, चाहे वो नशे की हो, चाहे वो कोई इलीगल रिलेशन की हो, चाहे वो कोई गेमिंग ऐप या कोई उल्टा सीधा पैसा लगाने की, जब वो इस आदत में पड़ जाता है उसके लिए रिश्ते नाते बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। तो ये सोच रहे हैं कि रिश्ता, ये समाज जा कहाँ रहा है। सर, जो ये आजकल यूथ क्राइम, ड्रग्स और ये सोशल मीडिया का जो मिसयूज हो रहा है उसके ऊपर आपका क्या टेक है? ये आज से शायद 2025 चल रहा है, 2010-11 से पहले अपना ना तो एंड्रॉयड फ़ोन होता था और ना ही सोशल मीडिया था। सोशल मीडिया सिर्फ आपके लैपटॉप पर चलता था, फेसबुक के नाम पर, वो भी काम यूट्यूब के, वो कामकाजी जीवन था। लेकिन ये जब से आपके मोबाइल में उपलब्ध हुआ है उसके बाद में ये जो यूथ पर इसका जो बुरा असर पड़ना शुरू हुआ है, उससे पूरी दुनिया इस झेल रही है, पूरा यूथ बर्बाद हो रहा है। सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज़ है, आप इसे पॉजिटिवली देखें तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ज्ञान का अथाह भंडार है। लेकिन अगर आप कुछ भी इसमें नेगेटिव देखना चाहे, कोई गलत आदतों के बारे में, कोई गलत चीज़ के लिए, तो उसमें अथाह भंडार पड़ा है। ये यूथ पर डिपेंड करता है कि वो उस चीज़ को किस रूप में लेवें, क्या देखनी है उसको, क्या चीज़ सीखनी है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन देखा जाए तो आज का सिर्फ 10 से 20% यूथ ही पॉजिटिवली चल रहा है, वो ही सक्सेस हो रहा है। बाकी 80% यूथ इन सोशल मीडिया के जो गलत प्लेटफॉर्म है वो चीज़ सीख के बर्बाद हो रहा है। सर, कोई जैसे मुजरिम पुलिस की कस्टडी में आया या पुलिस ने उसको पकड़ा, तो सबसे पहले आपका क्या उसके टेक होता है कि इसका क्या मतलब प्रोसेस है, क्या प्रोटोकॉल है जो पुलिस फॉलो अप करती है और उसके बाद उसको कोर्ट में लिया जाता है, क्या होता है? वो क्राइम पर डिपेंड करता है। हर जो प्रकरण है वो अपने आप में एक नयापन होता है। अगर कोई ऐसी परिस्थितियां हैं कि भाई किसी आवेश में आकर कोई गलती से, कोई नासमझी में कोई इस तरह से क्राइम हो गया है, तो सजा तो देखो उसको कानून के हिसाब से वही है, लेकिन उसके साथ उस तरह का ट्रीट किया जाता है। लेकिन अगर कोई हार्डकोर क्रिमिनल है जिसका पैसा ही क्राइम करना है,
जिसको क्राइम करने में मजा आता है एक तरह से, उसके साथ ट्रीटमेंट थोड़ा अलग तरह का होता है। अक्सर सर मैंने जो देखा है, जो अब तक जेल नहीं गया, उसका जो पहले अपने कह लो जीवन शैली थी, वो फिर भी नॉर्मल थी। एक बार जेल जाने के बाद, जेल की हवा खाने के बाद उसका डर इतना खुल जाता है, इतना बेखौफ होता है, वो सारी प्रक्रिया से निकल चुका होता है, वो देख चुका होता है कि हाँ यार क्या होता है, क्या नहीं होता, क्या हादसा हो सकता है मेरे साथ। वो बाहर आकर और बेखौफ होता है, और कई बार और डबल जो करना चाहता है या करना चाह रहा था वो और करता है उसको बिना रुके। इसके अंदर दोनों चीजें होती है। ये व्यक्ति की मानसिकता पर निर्भर करता है कि वो जेल में जाकर क्या चीज सीखता है। हम्म, जेल में अगर आपको अपने अपराध पर पश्चाताप है तो आप साधु बन के भी बाहर निकल सकते हो, लेकिन ये एक तरह से संभावना कम होती है, क्योंकि जेल के अंदर बहुत सारे हैबिचुअल क्रिमिनल, गैंगस्टर टाइप के बदमाश जो काफ़ी होते हैं, वो भी होते हैं। वो जब उनके नज़दीक लगेगा, तो जेल में जब तक उसको रहना है 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीने, जब तक उसकी जमानत नहीं हो जाती है या उसके मुकदमे का फैसला नहीं हो जाता है, वो जेल में वहाँ किन लोगों के संपर्क में आया है, आना चाहता है, और वहाँ उनके साथ कितना टाइम बिताता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने अपना टाइम उनको दे दिया और उन्हीं से आपने बातें करी, तो वो अपनी जो क्रिमिनल है वो अपनी जो लाइफ है उसके बारे में बताएगा कि मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, तो वो उससे प्रभावित होगा। और धीरे धीरे ये जो क्रिमिनल है वो इस तरह के इनोसेंट लोगों को ही अपने प्रभाव में लेते हैं, और उनके लिए शायद जेल से अच्छी जगह कोई नहीं मिलती है। जो एक बार क्राइम करके जेल में आ गया और उनके संपर्क में आ गया, तो वो धीरे धीरे उसको अपने प्रभाव में लेते हैं। जैसे ही वो जमानत पर बाहर आता है उससे ये संपर्क करते हैं, वो नहीं करते हैं। अगर वो खुद जेल में हैं तो वो अपने साथियों को कहते हैं कि यार ये इसको हमने काबू कर लिया, अब आप इससे संपर्क करो, इसको प्रभाव में लेते हैं। उसको एक तरह से जो उसके अपराध किया है उसको कहते हैं कि भाई तेरा इसमें कोई रोल नहीं है, तेरे साथ ये गलत हुआ, तो आदमी सोचता है यार ये मेरे बारे में भी पॉजिटिव हो रहा है, और वो उनके प्रभाव में आ जाता है। और प्रभाव में आने के बाद में शायद वो और धीरे धीरे उस क्राइम की दुनिया में जाता रहता है। वहाँ उसको एक तरह से एक वो दे देते हैं, शय दे देते हैं, उसके साथ कंधा मिला लेते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल मिलता है, बिल्कुल। अब ये तो पर्टिकुलर जेल के अंदर जो रहने की व्यवस्था होती है वो अलग, हर एक की अलग अलग तो होती नहीं है। वहाँ तो बैरक होती है, उस बैरक में 100 150 आदमियों के रहने की व्यवस्था होती है। सारा दिन उसी बैरक में रहना है, वहीं घूमना है, पर्टिकुलर एक ही जगह रहना है, तो आदमी धीरे धीरे उनके प्रभाव में आ जाता है। संगत बहुत बड़ा एक शब्द है हाँ इसके अंदर, बिल्कुल। संगत जैसे आपकी इफेक्ट हाँ, जेल के अंदर आजकल नए नए इनोवेशन भी चलते हैं। वहाँ मेडिटेशन, ध्यान, नई नई मतलब वहाँ भक्ति से संबंधित आप हर तरह का काम करना, ये उस आदमी पर डिपेंड करता है कि वो किस तरफ जाता है। अगर उसने ये सोच लिया कि मुझे प्रायश्चित करना है और वो मेडिटेशन, ध्यान और अपने थोड़ा भक्ति की तरफ चला जाता है या कुछ और, तो वो शायद सुधर के बाहर भी निकल जाएगा। लेकिन उसने सोच लिया कि यार मैं तो इनके साथ जिंदगी बिताता हूँ, यार इनकी सुनता हूँ, इन्होंने क्या किया, कैसे किया, तो वो शायद क्रिमिनल के प्रभाव में आकर बड़ा क्रिमिनल बन के भी बाहर निकल सकता है। सर आजकल जो OTT प्लेटफॉर्म पे वेब सीरीज आ रही हैं, क्रिमिनल वेब सीरीज आ रही हैं, गानों में गन कल्चर प्रमोट हो रहा है, उसके ऊपर आपका क्या टेक है? बहुत गलत है ये देश को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। सिंगर एक तरह से यूथ को बर्बाद कर रहे हैं। ये गन कल्चर को, गानों से संबंधित, मतलब गुंडागर्दी से संबंधित फिल्में बना के, उनके गाने दिखा के ये क्या साबित करना चाहते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ एक तरह से देखा जाए तो ये क्रिमिनल्स के कहने पर ये सब हो रहा है। जो उनके फॉलोवर है उनको एक तरह से ये बढ़ावा दे रहे हैं। तो मतलब आपका क्या कहना है कि जो आजकल की यूथ है उन्हें बड़ा सोच समझ के ये वेब सीरीज देखनी चाहिए, और अगर देखनी भी चाहिए तो उसका क्या माइंड पे इन्फ्लुएंस लाना चाहिए? ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या देखना चाहते हो, आप क्यों देखते हो। मैं कभी OTT प्लेटफॉर्म पर कुछ नहीं देखता, मैं कोई इस तरह की मूवी नहीं देखता। जो मूवी मेरे को लगती है कि यार ये वास्तव में कोई हिस्टोरिकल है, कोई प्रेरणादायक है, मैं सिर्फ वो मूवी देखता हूँ। इवन मैंने मेरी बेटी को भी इस तरह का शौक नहीं पड़ा, और
वो यूथ होते हुए भी हम्म, शायद मेरे हिसाब से कोई 1 या 2 बार मूवी गई है। ओटीटी प्लेटफॉर्म यूज ही नहीं करती है। हम्म, तो ये तो आपके खुद पर डिपेंड करता है कि आप क्या देखना चाहते हो। हम्म। आज सोशल मीडिया में अथाह चीजें पड़ी है, आप देखो ना, आप अपना ज्ञान बढ़ाओ ना, आप क्यों जा रहे हो उस तरफ? कभी सर कोई ऐसा केस आपके सामने आया हो जिस पे आपको लगा हो कि यार अपने इसमें तो अपनी जान पे ही बन के आ गई, मतलब कि ये तो अपने लिए घातक बन रहा है। हाँ, जयपुर 2019 की बात है। जयपुर में सांप्रदायिक दंगे हुए थे, मामूली से, ज़्यादा बड़े स्तर पर नहीं हो पाए थे। और हम मेरी भी ड्यूटी लगी थी उस समय जयपुर में, मैं एसएचओ था, हम्म, दूसरे थाने में था, लेकिन वहाँ हमारी ड्यूटी लगी थी रात की। तो जिस जगह ड्यूटी लगी थी वहाँ पत्थरबाजी वगैरह, ऊपर से पत्थर भी फेंके जा रहे थे। हम्म, तो गलियों में हम लोग घूम रहे थे। हम्म, और देखा जाए तो उस दिन भी एक तरह से मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था कि उसी रात को मेरा बर्थडे था। हम्म, तो मैंने उस दिन मेरी सेल्फी भी अपलोड की थी कि शायद हो सकता है सुबह मैं ना बचूं, कि कोई पत्थर सिर पे आगे लग जाए। हम्म। तो हमारी ज़िंदगी में कोई पता नहीं चलता, हम रोज कभी क्रिमिनल से कभी कुछ हमारा काम पड़ता रहता है, तो हमें पता नहीं चलता कि हमारी ज़िंदगी कब तक है। क्या इंडिया में सर पुलिस का जो आज डिपार्टमेंट है, वो जैसे अभी चलन चल रहा है एआई का और काफ़ी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, तो उससे आप समझते हो कि हमारी आपकी जो पुलिस लाइन है या पुलिस डिपार्टमेंट है उसमें काफ़ी सहायता हो सकती है फ्यूचर में? बिल्कुल हो सकती, क्या पुलिस हमारा हमारे जो डिपार्टमेंट में अधिकारी बैठे हैं ऊपर, वो इस संबंध में काफ़ी खोज कर रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं। और हम खूब इस मामले में प्रैक्टिकल हो रहे हैं, और हम इसको इस सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ कर रहे हैं, और इसका हमें फ़ायदा भी मिल रहा है। कोई ऐसा केस बताओ सर अपनी लाइफ के अंदर, कुछ भी, मतलब जो आपको लगता है कि ये तो बिल्कुल डेडलीस्ट है, आपने किसी अपने कलीग का सुना हो या कोई इस प्रकार का मामला जो यार बड़ा ही गंभीर मामला जो सामने आया, जैसे अभी आपने वो पिछले बताया कि जो बीवी ने ही अपने आदमी का कत्ल करवा दिया, जो भी एक्स वाई जेड कारण था। रोज़ होते हैं, 2-3 केस तो मैंने आपको बताए, एक और बता देता हूँ, अपने यहीं शहर का मामला है। एक बुजुर्ग आदमी का मर्डर होता है, हम्म, बिल्कुल अनट्रेस होता है, कोई पता नहीं मुलजिम मारने वाला कौन है, वो अकेला रह रहा होता है। जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, मैं यहीं एसएचओ था, इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो पता चलता है कि मारने वाले नशेड़ी है, और उनको ये सूचना थी कि ये बुजुर्ग के पास लोगों को ब्याज पर पैसे देता है, तो इसके पास काफ़ी पैसे हैं। हम्म, तो उस चक्कर में उसका बड़ा विवश तरीके से मर्डर कर देते हैं। तो और मिलता क्या है, उनको सिर्फ बुजुर्ग की एक साइकिल मिलती है पुरानी, हम्म, और शायद 200-300 रुपये उसके पास मिलते हैं, हम्म। और इतने से पैसों के लिए वो उसका मर्डर कर देते हैं। अच्छा। तो ये है कि आज ये यूथ अपने नशे की पूर्ति के लिए या अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए कहाँ जा रहे हैं, ये कुछ भी कर रहा है। बड़ा दिल को तो ये, मतलब ये अंतरात्मा को झकझोर देता है कि सिर्फ 200 रुपये साइकिल के लिए एक मर्डर किया जा रहा है। मतलब इंसानियत किस कदर, मतलब वो नीचता पे उतर गई है आज तक। कुछ भी नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता। ये हर पर्टिकुलर आदमी आदमी पर डिपेंड करता है कि वो अपनी लाइफ में करना क्या चाहता है। अगर वो नशा या इस तरह की आदतों में जाकर अपना जीवन बर्बाद करना चाहता है, तो उसके लिए ये चीज़ भी दुनिया भरी पड़ी है, वो आराम से अपना जीवन बर्बाद कर लेता है। हम्म। लेकिन अगर वो अपनी लाइफ को ये चीज़ सब अपना कुछ बन के दिखाना चाहता है, कुछ करके दिखाना चाहता है, तो वो भी कर सकता है। ये तो हर आदमी पर डिपेंड करता है वो चाहता क्या है। राइट। सर आज एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम या आपके पुलिस डिपार्टमेंट में बोलूँ, अगर किसी को इसकी तैयारी करनी है या इसका एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो कहते हैं आसमान छूने बराबर तक की इसमें कठिनाइयाँ हैं। तो आपने उस समय इतना, मतलब जब इतने संसाधन भी नहीं थे और इतनी चीज़ें, अपने एडवांटेजेस भी नहीं थे जो आज हम लोगों के पास हैं, तो उस टाइम आपने वो कैसे फेस किया और आज के लोगों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? शायद मैं लकी रहा कि भई हमारा एग्ज़ाम इतना हार्ड आया था कि उसमें पास ही नहीं हो पाए। अच्छा। क्योंकि हम मुझे पता है कि हमारा जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम था, वो डिस्क्रिप्टिव टाइप में था, एक तरफ वर्णनात्मक था जिसमें लिखना था। हुँ, एक तो जनरल नॉलेज का था, वो तो हमने
बस अदर जैसे लिखते होते हैं उसमें भरना था। हम्म। बाकी एक हिंदी का पेपर था, तो इतना हार्ड था कि भाई 326 पोस्टों पर, मैंने उस समय अखबार में हमारा रिजल्ट आता था, तो अखबार में भी मात्र इतने से पैरे में वो सारा रिजल्ट आ गया था। अच्छा। टोटल मैंने रोल नंबर गिने थे जो मुझे आज भी याद है, तो 596 रोल नंबर हुए थे जो रिटर्न जिन्होंने क्रैक किया। अच्छा। आज देखते हैं कि भाई 100 पोस्टों के लिए कोई एग्जाम, कोई कंपटीशन एग्जाम होता है, हम्म। तो हजारों की तादाद में लड़के रिटर्न एग्जाम पास करते हैं, और हमारे 326 पोस्टों के लिए मात्र 596 लड़के पास हुए थे। फिर कुछ आउटडोर में, फिर इंटरव्यू में, फिर मेडिकल में, इवन लास्ट होते होते जब हमारी 326 पोस्टों पर 360 की मेरिट लिस्ट जारी हुई थी, हम्म। कुछ एक ने ज्वाइन नहीं किया, तो लास्ट में कुछ पोस्टें खाली भी रह गई थी। अच्छा। लेकिन अब हम देखते हैं तो बड़ा कंपटीशन टफ भी हो गया है, और देखा जाए तो अब इजी भी है, लेकिन ये बच्चे पर डिपेंड करता है कि उसको कैसे क्रैक करता है तैयारी करके। हमारे टाइम में तो कोचिंग नाम की चीज़ थी भी नहीं, और थी तो भी वो बहुत पैसे वालों के लिए थी। हमने तो नाम भी नहीं सुना कि भी कोचिंग भी होती है, घर में बैठ के पढ़ाई करी, उसी से किया। सर एक बात सच बताना कि पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर भी पॉलिटिक्स चलती है क्या? बिल्कुल चलती है, पॉलिटिक्स हर जगह हावी है। ड्यूटी के दौरान सर आप अपनी परिवार को किस प्रकार समय दे पाते हैं, और कैसे आप अपनी जो बैकग्राउंड है उसको? मिक्सअप करके ही देना पड़ता है, हमारा ड्यूटी का कोई टाइम नहीं है। अगर हम फ्री है तो शायद पूरा दिन फ्री है, हम्म। और अगर हमारी ड्यूटी है या कोई ऐसा केस आ गया, तो मेरी लाइफ में ऐसा बहुत बार हुआ है जब 2-2 3-3 रात हमने बिना सोए गुजारी है। अच्छा। और कंटिन्यू कई बार तो ड्यूटियों में चल रहे हैं, नहाने का भी टाइम नहीं है, शेव बनाने का भी टाइम नहीं है। तो अगर आज कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहता है, या कोई मान लो 12वीं परीक्षा से पास आउट हो रहा है, तो आप उस बच्चे को कहना चाहोगे कि हाँ आप, मैं मतलब आपकी खुद की रिकमेंडेशन होती है कि पुलिस डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें तुम जाना चाहिए तुम्हें, या कोई ऐसा डिपार्टमेंट जो आप बोलते हो कि इसके लिए आप तैयारी करें? ये बच्चे की रुचि पर डिपेंड करता है कि उसको किस तरह की जॉब की इच्छा है। मान लो वो ब्लैंक है, अभी सलाह ले रहा है आपसे एज अ मेंटर, तो आप क्या कहना नहीं चाहोगे? तो अपना खुद उससे बात करेंगे कि बेटा आपकी रुचि किस चीज़ में। हम्म। तो उस भाई आप बच्चे की इच्छा के बिना जब उसको आईएएस, उसकी कैपेबिलिटी भी नहीं है कि भाई उसको आईएएस, और माँ बाप कह देते हैं बेटा आईएएस बन, तो वो क्या करेगा? फ्रस्ट्रेट होगा। बिल्कुल। तो उसकी बच्चे की रुचि किस चीज़ में, उसको उसी हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। और जब उसमें तैयारी कर रहा है तो उसमें उसका अपना सर्वस्व मतलब सौंप देना चाहिए कि भाई मैंने इसको एग्जाम को क्रैक करना है। मैंने देखा है कई बच्चों की, हमने इंटरव्यू पे पढ़े हैं, सुने हैं, तो ये जो बच्चे आईएएस वगैरह के इस तरह से एग्जाम क्रैक करते हैं, ये सोशल मीडिया यूज नहीं करते। आप इनके मोबाइल देखोगे, आप इनके पास कीपैड मोबाइल मिलेगा। बिल्कुल। और इनको पता ही नहीं होगा कि व्हाट्सएप क्या है, फेसबुक क्या है, ट्विटर क्या है। ये समय बर्बाद करने का साधन है। और इसमें क्या है, हाँ आप फ्री हो तब थोड़ा बहुत देख लो, लेकिन आप सक्सेस होना चाहते हो तो आपको इनसे दूरी रखनी पड़ेगी। राइट। मतलब आपकी नज़र में ये बुरी चीज़ें नहीं है, अच्छी चीज़ें नहीं है कहने के? हाँ, देखो मेरी बात, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए मैं नहीं मानता कि ये आपके लिए अच्छी चीज़ है। आपने एग्जाम क्रैक कर लिया, आप जॉब लग गए, या आपको इससे कुछ जानकारी लेनी है, तब आप इसका यूज करो। लेकिन आज देखा गया है यूथ रील बनाने में बिजी हो रहा है। क्या साबित करना चाहते हैं उससे? यूट्यूब पर वीडियो डाउनलोड करने में बिजी हो रहा है, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने में बिजी हो रहा है। क्या साबित करना चाहते हैं इससे? क्या ये सारे इस मामले में सक्सेस हो जाएंगे, या इससे कितना कमा लेंगे, क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर सकते। आजकल सर लोग पुलिस से ज़्यादा और क्रिमिनल से कम डरते हैं, और कहीं ना कहीं इस बात में आप कितनी सच्चाई मानते हो? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, पुलिस से जनता था एक टाइम, काफ़ी टाइम पहले, जब पुलिस से जनता काफ़ी दूरी रखती थी। लेकिन अब हमारे अधिकारियों ने भी ऐसे ऐसे प्रोग्राम हमारे चलते रहते हैं जनता से, जैसे सीएलजी है, हमारी सुरक्षा सखी है, पुलिस मित्र है, हमारी योजनाएं हैं, जिसकी वजह से हम खुद जाके उनसे संपर्क करते हैं। और
उनको अपने पास बुलाते हैं, हमारी मीटिंगें भी होती रहती है, जिसकी वजह से आज के टाइम में काफ़ी बदलाव है। लोग अधिकारपूर्वक पुलिस के पास आते हैं, अपनी बात भी रखते हैं। मतलब सर मैंने थोड़ा बहुत किस्से सुने हैं, पहले ही पुलिस मतलब अपना एक अवॉइडेंस करती है कई जगह, कई डिपार्टमेंट्स में, मैं ऐसे कह रहा हूँ, ऐसे हर जगह तो नहीं होता होगा कि उसी को ही पहले गलत साबित कर देगी कि नहीं नहीं तुम्हारी गलती होगी, कोई नहीं है। देखो ये पर्टिकुलर आदमी आदमी पर डिपेंड करता है जी। कि भाई जो सुन रहा है, जो ड्यूटी पर अधिकारी है, उसकी मेंटलिटी क्या है। कई तो हमारे पुलिस में भी मिल जाएंगे जो टालना चाहते हैं कि यार अगर इसकी एप्लीकेशन ले ली, इसमें जांच करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, काम बढ़ेगा, मेरे को ही मिलेगी। और कई बहुत से ऐसे भी होते हैं जो उसकी वास्तव में उसकी समस्या सुनते हैं। अगर खुद के लेवल पर निपटाने वाली बात है तो खुद के लेवल पर तुरंत बुला के निपटाते हैं, अधिकारी के पेश करना है तो अधिकारी के पेश करना है, उससे सॉल्व कराते हैं। लेकिन ये है कि भाई ये पर्टिकुलर आदमी आदमी पर डिपेंड करता है कि उसकी मेंटलिटी क्या है। पुलिस में भी ऐसे मिलेंगे नेगेटिव मेंटलिटी के कि भाई ये नहीं कहता कि नहीं मिलते हैं। सर आपको एक ऐसी पावर दी जाए जो आपको कह दे कि आप एक रूल बदल सकते हो अपनी पावर के अंदर या अपने डिपार्टमेंट के अंदर, तो आप क्या बदलना चाहोगे? रूल हमारे अधिकारियों ने खूब प्रयास कर लिया कि भाई हम पुलिस की कोई ड्यूटी ओवर निश्चित करें, उनको कोई ना कोई वीकली ऑफ दिया जाए, लेकिन अभी तक इस चीज़ में सफलता नहीं मिली है। और ये एक वास्तव में पुलिस के लिए मैं विडंबना मानूंगा कि भाई पुलिस इसी वजह से परेशान रहती है, अपने परिवार से भी वो दूर रहती है। एक तरह से बीमारियां भी सबसे ज़्यादा पुलिस में होती है। आप पुलिस वालों का आप चेकअप कराएंगे तो 60-70% में बीपी, शुगर, हाइपरटेंशन की बीमारियां मिलेगी। वो इसी वजह से कि भाई काम के जो घंटे हैं वो निश्चित नहीं है। एक तो थोड़ा काम के घंटे निश्चित होना चाहिए और एक वीकली ऑफ मिलना चाहिए। अगर मेरे को पावर दी जाए कि भाई ये बदलना है तो मैं यही बदलना चाहूँगा कि एक सर्टेन टाइम और ड्यूटी का और एक छुट्टी का एक निर्धारित हाँ, समय। एक भाई सप्ताह में एक दिन तो ऐसा हो कि भाई जब वो पूरा दिन अपने बच्चों के साथ रह सके। क्योंकि मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है आज के समय बहुत में। जरूरी है। कभी सर आरपीएस ऑफिसर होकर आपको ऐसा लगा है कि यार यहाँ अपनी पावर का समय मतलब काम नहीं आ पाया, या पावरलेस फील किया हो कि यार यहाँ इतना बड़े पद पे होकर भी कुछ नहीं कर पाया? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ये खैर ये भी अपने आदमी आदमी पर डिपेंड करता है। राजनीति ही कई बार या कोई हमें थोड़ा प्रभावित करने की कोशिश करती है, लेकिन मैं पर्टिकुलर मैंने देखा है कि भाई ना मैंने ये देख लिया ना कि भाई ये काम गलत है या ये पर्टिकुलर सही है, तो फिर इस मामले में मैंने परवाह नहीं की, चाहे कोई मेरा ट्रांसफ़र कराए, चाहे कुछ भी करे। जैसे आपने बताया छुट्टियां नहीं है, कोई एक सर्टेन टाइम नहीं है ड्यूटी का, तो कभी घर वालों की तरफ से प्रेशर आया हो कि अब बस करो, अब छोड़ दो इस ड्यूटी को, या फिर अब खत्म करो, या रिटायरमेंट लो, अब अपने मजबूरी को है, काम वो करो? भी क्या करें, अब क्या काम करेंगे भाई, हमारे पास एक नौकरी है, इसके अलावा और क्या है। सही है। हाँ ठीक है, अब हाँ हमारी नौकरी पक चुकी है, 29 साल की हो गई, तो अब मेरे को अगर मैं छोड़ दूं तो मेरे को पेंशन भी इतनी मिल जाएगी कि मैं आराम से अपना घर चला सकता हूँ। लेकिन ठीक है, जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है। कई लोग अक्सर सर बोलते हैं कि ये सारा सिस्टम ही खराब है, ये सिस्टम में ही दिक्कत है, उन लोगों के लिए आप क्या कहते हो? नहीं, मतलब कोई सिस्टम खराब नहीं होता, किसी सिस्टम में दिक्कत नहीं होती। आप कैसा सोचते हो, कैसा आप फील करते हो, उस पर डिपेंड करता है। आप हर चीज को एंजॉय भी कर सकते हो और हर चीज में आप फ्रस्ट्रेट भी हो सकते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। उन बच्चों के लिए सर जो कहते हैं कि यार मैं बड़े गरीब घर से आ रहा हूँ, या मेरे को कोई संसाधन ही नहीं मिले घर वालों से, या कुछ नहीं मिला, या मेरे पास तो कुछ है नहीं, हर तरह से हताश लड़का या बच्चा जो आगे अपनी भविष्य के लिए सोच रहा है, तैयारियां कर रहा है पेपरों के लिए, उसके लिए आप क्या कहना चाहते हो जो हर तरह से निराश है या हताश है? क्यों निराश हो यार, गरीबी कोई अभिशाप नहीं है, ये भगवान की देन है। कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई मध्यम वर्गीय है। आपको अपना, जब तक आपका जीवन है तब तक आपको प्रयास करना पड़ेगा, हार नहीं माननी। भगवान कब किसकी किस्मत बदल दे कोई पता नहीं है। सही बात है। मतलब जो बैकग्राउंड से आप आए हो, बड़े टफ बैकग्राउंड से आए हाँ हो। है, बिल्कुल बचपन जिया हमने, बहुत गरीबी में जिया। कभी सर्विस लगने तक मेरे पास साइकिल भी नहीं थी, पैदल ही घूमते थे, कपड़े भी नहीं थे। लेकिन आपने
अगर अपने हार मान ली, हताश हो गए, तो आप शायद सारी ज़िंदगी आप ऐसे ही गुजार दोगे। लेकिन आपने हार नहीं मानी, आप मेहनत करते रहे, तो भगवान सबको देता है, मौका देता है। मतलब कहने का मतलब है हर व्यक्ति वो जो हताश है, निराश है, चाहे उसके पास सारे संसाधन है भी, तब भी वो प्रयास ना छोड़े, वो अपना हाँ, प्रयास बिल्कुल करे। नहीं, बिल्कुल नहीं। 100% उसको अपनी जब वो तक मिलेगी। जीवन है, जब तक उसकी एक सांस बाकी है, उसको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और ये हमारी पुलिस की लाइफ में तो रोज पल्ला पड़ता है इस चीज का। हम्म। अगर हम किसी केस को डील कर रहे हैं, अनट्रेस है, हम्म। उसमें हम हार मान ले, तो वो शायद ताजिंदगी अनट्रेस ही पड़ा रहेगा। हम लगे रहते हैं ना, अभी भी लगे रहते हैं। हम्म। और भगवान की दया से शायद मेरे एक आधा कोई मुकदमा रहा होगा जो अनट्रेस रहा होगा इस तरह से गंभीर घटना का, बाकी आज तक ट्रेस हुए हैं। सर आजकल कोई भी केस है, कोई भी इशू है, उसके ऊपर पुलिस भी बड़ी सोशल मीडिया पे एक्टिव है। हर एक चीज का जो भी एक्शन या रिएक्शन निकलता है वो सोशल मीडिया पे आ जाता है, बड़े वायरल हो रहे हैं वीडियोस पुलिस वालों के भी। हाँ, तो होना क्या पड़ता है, आप क्योंकि मानते हो? कई बार पुलिस के नेगेटिव भी आता है और पॉजिटिव भी आता है। नेगेटिव आता है तो हमें इसको तुरंत रोकने के लिए हमें इसका हमारा व्यू वर्जन देना पड़ता है। तो पुलिस को भी इस समय में काफ़ी एक्टिव रहना पड़ता है। हमारे खुद के भी पुलिस के सोशल मीडिया हैंडल्स बने हुए हैं, जो तुरंत किसी चीज़ का खंडन करना है तो खंडन करते हैं, सपोर्ट करना है तो सपोर्ट करते हैं। तो ये आजकल ज़माना ही सोशल मीडिया का है, तो फिर होना पड़ेगा आपको। क्योंकि आज सबके फोन में पहुंच है उसकी और सब हाँ, चला बिल्कुल, सकते हैं तो। बिल्कुल। आज पहले किसी घटना की कोई जानकारी अधिकारियों तक पहुँचने में भी शायद काफ़ी टाइम लग जाता था। हम्म। आज यहाँ अगर कोई घटना होती है, तो शायद चंद सेकंड में अमेरिका में पता चल जाएगा। हम्म। ये सोशल मीडिया से ही हो रहा है। आज मान लो सर किसी मुजरिम ने कुछ किया और उसके कुछ ही घंटों बाद उसकी ऐसी लंगड़ते हुए चलने की वीडियो आती है, उसके पैर फ्रैक्चर होते हैं, वो सर क्या सिस्टम है? ऐसा कोई नहीं है, लेकिन कोई घटना होती है और जब पुलिस मुलजिम को पकड़ती है, हम्म। तो वो अपने बचाव में इधर-उधर भागने की भी कोशिश करता है, कई बार सामना भी करता है। हम्म। और जब सामना करता है तो पुलिस का फिर एनकाउंटर आमने-सामने भी होता है। और जब भागने की प्रयास करता है तो उसके चोटें वगैरह भी लगती है। हाँ, तब ऐसा कुछ होना स्वाभाविक है। ऐसा तो नहीं है पुलिस अपना कानून को हाथ में ले रही है? नहीं, 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 नहीं। कानून हाथ में हमारे देश में मानवाधिकार है, हमारे जो देश का कानून है बहुत मजबूत है और मजबूती से इस मुल्क में काम होता है। और हाँ, क्रिमिनल है तो उसके लिए थोड़ा सख्ती करना पड़ता है, लेकिन हम इसके उसके चोट वाला और ये इस तरह से कुछ नहीं करते हैं। हम्म। हाँ, पूछताछ में उसका मेंटली थोड़ा-सा वैज्ञानिक तरीके से ज़रूर करते हैं। हम्म। अभी रिसेंटली आपने एक होटल के ऊपर रेड मारी थी, हुँ। तो उसके ऊपर वो किस प्रकार की रेड होती है, किन जगहों पे लगती है, और उसके अंदर जो अंदर मान लो गेस्ट रुके हुए हैं या फिर नॉर्मल व्यक्ति रुके हुए हैं, उनके लिए क्या उसका वो है, उनको क्या करना चाहिए उस समय? आपने अगर वो होटल देखा है तो शायद आपको पता होगा, नहीं देखा तो मैं बता दूँ, वो होटल है ही नहीं। होटल के नाम पर वो एक चकला घर है। हम्म। आप 5 मिनट वहाँ खड़े नहीं रह सकते, हम्म। इतना बदबूदार है। हम्म। उसके जो फट्टे लगा के जो बेड टाइप के बना रखे हैं, वो बीसों साल पुराने हैं। हम्म। उनके गद्दे शायद दसों सालों से धुलवाए नहीं गए। हम्म। जहाँ आप और मैं जैसे आदमी कोई 5 मिनट खड़ा नहीं हो सकता। हम्म। ना वहाँ कोई रिसेप्शन है, और ना वहाँ कुछ और चीज़ है। वहाँ पर एक उस होटल की आड़ में उन्होंने वेश्यावृत्ति का बहुत बड़ा एक रैकेट चला रखा था। हम्म। उस पे कार्रवाई की गई है और पुलिस इस तरह की सूचना पर कहीं भी कार्रवाई कर सकती है। और मान लो नॉर्मल गेस्ट भी रुका होता है कई बार, एक मान लो अगर ऐसा होता है तो उस प्रकार में वो उसको भी एक बार लिया नॉर्मल जाएगा? गेस्ट आता है तो उसकी आईडी ली जाती है। हम्म। उनका आपस में कोई ना कोई रिलेशन होता है। राइट। अब जैसे कोई पति-पत्नी है तो पति-पत्नी की आईडी होती है। कोई जी। माँ-बेटा है, बाप-बेटा है, कोई है, तो वो तो तुरंत पता चल जाता है। बिल्कुल। और एक व्यक्ति है पंजाब का, हम्म। दूसरा कहीं का है, जिनका आपस में कोई संपर्क नहीं है, राइट। जो दोनों एक कमरे में हैं, हम्म। अलग-अलग लिंग के हैं, हम्म। तो और संदिग्ध अवस्था में हैं, तो वो किस लिए हैं? वो वेश्यावृत्ति के लिए ही होते हैं। एक अभी सर गंगानगर के अंदर एक होटल था जहाँ पे एक महिला की लाश बरामद हुई थी, तो उस केस के बारे में आप कुछ जानते हैं?
अच्छा जली हुई हाँ, लाश। ठीक है ठीक है। वो उसने सुसाइड किया था उस समय। खैर मेरे पास उसका जानकारी पूरी इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे पास उस समय सिटी का चार्ज नहीं था, हम्म, तो मुझे इसका पूरा पता नहीं है। ठीक है। लेकिन ये कोई आपसी सुसाइड का मामला था, कोई आपसी विवाद की वजह से। एक सर, इंडिया में जस्टिस प्रॉब्लम, जो जस्टिस का जो प्रोसेस है वो बड़ा कहते हैं लेट प्रोसेस है, बहुत ही लेट जस्टिस मिलता है। तो आप क्या मानते हो कि वो इंसानों में दिक्कत है या सिस्टम में इशू चल रहा है? ये सिस्टम में है और किसी में नहीं है। हमारा जुडिशियल जो प्रोसेस है उसमें काफ़ी लंबी प्रक्रिया है। हम्म, जैसे हम चालान पेश करते हैं, फिर चार्ज लगता है, फिर कोर्ट द्वारा गवाही के लिए बुलाया जाता है। जब गवाही पूरी हो जाती है हम्म, तो उसमें फिर ये बयान, मुलजिम बचाव के बयान वगैरह ये सारा कुछ होता है और उसके बाद ये फैसले की स्टेज पर आता है। तो इसमें अलग अलग स्टेप पर अलग अलग व्यवधान आते रहते हैं। हम्म, सबसे पहले इसके अंदर जो चार्ज लगाने की प्रक्रिया होती है हम्म, उसको लंबा खींचने का प्रयास किया जाता है, हम्म, क्योंकि चार्ज लग जाएगा तो फिर ये बयान की स्टेज चालू हो जाएगी। हम्म, तो बयान की स्टेज चालू हो जाती है तो फिर बयान होंगे तो फिर वो ये राजीनामे का और इस तरह से प्रयास ये संभव नहीं होता। हम्म, तो सबसे पहले वकील वगैरह जो उनके होते हैं वो उसको चार्ज को लंबा करने का प्रयास करते हैं। फिर ये बयान जब होने ला चालू हो जाते हैं तो कई बार ये पता चलता है कि ये बयान तो हमारे क्लाइंट के खिलाफ जा रहे हैं। तो उस मुकदमे को रोकने के लिए मुलजिम की कई बार जमानत जब्त करवा दी जाती है। हम्म, जमानत जब्त हो जाती है तो मुकदमा एक तरह से ठंडे बस्ते में चला जाता है, उसमें सुनवाई नहीं होती है कि जब मुलजिम आएगा। हम्म, कानून कहता है कि मुलजिम की प्रेजेंस में या उसके वकील की प्रेजेंस में ही सुनवाई होगी। हम्म, तो मुलजिम जब फरार हो गया, जमानत जब्त हो गई, तो रुक जाता है उसी स्टेज पर। चाहे वो 5 साल मुलजिम नहीं आए तो 5 साल तक उसमें सुनवाई नहीं होगी। ठीक है। तो ये कानून की बड़ी भारी हमारे कमियां हैं, जो लूप होल जिसको बोल सकते हैं, जिसका फ़ायदा उठाकर उसको अ, लंबे से लंबा किया जाता है। ये दूर होनी चाहिए। त्वरित न्याय तभी मिल पाएगा जब जैसे ही कोर्ट में चार्जशीट पुट अप हो, हम्म, विद इन मंथ, 2 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ में उसमें सुनवाई हो जाए। और अगर वो उसने अपराध नहीं किया है तो बरी हो, हम्म, ताकि मुलजिम भी अपना इतना उसको सहन ना करना पड़े, और अगर अपराध किया है तो उसको तुरंत सजा मिले। विष्णु जी, आज के टाइम में सबसे कॉमन क्राइम पैटर्न क्या है जो आपको देखने में आता है? नशा, नशे की वजह से हर क्राइम हो रहा है। हम्म, भाई जिसको नशे की लत लग गई, नशा कोई सस्ता भी है कोई महंगा भी है, हम्म, लेकिन कोई महंगे नशे की लत में पड़ गया हम्म, और उसकी पूर्ति के उसके पास साधन नहीं है, हम्म, उसकी कमाई का साधन नहीं है, तो नशेड़ी आदमी ऐसा होता है कि वो जब नशा नहीं होता उसके पास, नशे से टूट रहा होता है, हम्म, तो उस नशे की पूर्ति के लिए वो कोई भी क्राइम कर देगा। हम्म, अगर फैमिली, इवन अगर वो अगर अपनी फैमिली में अपनी माँ का, बाप का, भाई का मर्डर, किसी का भी मर्डर करने से नहीं चुकेगा अगर उसको मर्डर करने से पैसे मिल रहे हैं, हम्म, तो उसके सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ नशा चाहता है हम्म। और नशे की वजह से ही ये सारे अपराध हो रहे हैं। मतलब सबसे कॉमन आपने जो कहे कि पैटर्न, ये नशे से ही स्टार्टिंग हो रही है हर एक उस बिल्कुल, क्राइम की। हर क्राइम की शुरुआत नशा है। ओके। एक सर, जो आजकल यूथ में गैंगस्टर का प्रभाव बढ़ रहा है, इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है गैंगस्टर का, और गैंगस्टर वाली जो गतिविधियां बढ़ती जा रही है, उसके ऊपर आपका क्या टेक है? बिल्कुल, आज कल यूथ इस चीज़ को लेकर इनके तरफ प्रभावित हो रहा है। जो क्रिमिनल है, हार्डकोर क्रिमिनल है, या एक तरह से देखा जाए तो वो शायद दिमागी क्रिमिनल है। हम्म, उनके मन में सिर्फ और सिर्फ क्राइम के अलावा और कुछ सूझता भी नहीं है। हम्म, उनके प्रभाव में आज की युवा पीढ़ी काफ़ी कुछ आ रही है, और जो आ रही है वो ना समझ है, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि हम इसकी तरफ कैसे प्रभावित हो रहे हैं। हम्म, ये जो बड़े क्रिमिनल है, शायद इनसे बड़ा डरपोक कोई नहीं है। हम्म, ये खुद छुपे रहते हैं, कभी भी सामने नहीं आते। हम्म, इवन ज़्यादातर जो ये बड़े क्रिमिनल है ये विदेशों में बैठे हैं, हम्म, लेकिन इन्होंने अपना नेटवर्क बेचारे नादान बच्चों में फैला रखा है, हम्म, और उनको ये यूज करते हैं और फिर यूज एंड थ्रो कर देते हैं। जैसे ये कोशिश ये करते हैं कि ये नाबालिग बच्चों को अपने काबू में करें। जैसे पहले आपको मैंने बताया, जैसे जेल के अंदर भी ये इस तरह से सबसे पहले प्रयास ये करते हैं। हम्म, जो बेचारा कोई इनोसेंट या कोई मतलब कोई
बस ये देखा जाए तो किसी लापरवाही की वजह से या कुछ एकदम अकस्मात घटना की वजह से उससे जिससे क्राइम हो गया और वो जेल चला गया, ये उसको अपने प्रभाव में लेने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा ये जो आजकल के नौजवान बच्चे हैं, जो धीरे-धीरे यूथ हो रहे हैं, एक तरह से यूथ नहीं है, हो रहे हैं, 16-18 साल के, 20 साल के, उन बच्चों में ये मेंटालिटी पाई जाती है कि ये बच्चे अपने जहाँ ये रहते हैं, जिस इलाके में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, ये सोचते हैं कि भई मेरा कुछ प्रभाव हो। तो वो बच्चे इस तरह के ये बच्चे ढूँढते हैं, उनको काबू में लेने की कोशिश करते हैं। जैसे हथियार के साथ उसको फ़ोटो भेज दी, या उसको एक बार हथियार भेज के उससे उसकी फ़ोटो बनवा के डरा देते हैं। जैसे किसी लड़के ने कोई थोड़ा बहुत भी उसके सामने कुछ ऊँचा बोला, तो उससे वीडियो कॉल करके ये उसको धमकवा देते हैं, मैं फलाना बोल रहा हूँ, ये हमारा आदमी है, अगर कुछ किया तो ये कर देंगे। तो बच्चा जो शरीफ होते हैं वो डर जाते हैं, क्यों? क्रिमिनल्स के लिए तो उनका तो कुछ है ही नहीं, ये तो कोई भी क्राइम कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो ये एक तरह से उनको डराते हैं, और जो ये यूथ इनके प्रभाव में आ जाता है, फिर ये उनको अलग-अलग सहूलियतें टाइप में देके उनको अपने पूरी गिरफ्त में कर लेते हैं। जैसे पहले तो उसको मोहल्ले में दबदबा बनवाना, फिर उसको कुछ कोई घूमने के लिए भेज देना, उसकी कुछ सुविधाएँ पूर्ति कर देना, जैसे कोई गरीब घर का है उसको कपड़े दिला देना, कोई और चीज़ सुविधा चाहिए, मोटरसाइकिल वगैरह ये गिफ्ट करवा देना। तो वैसे उसका नाम हो जाता है कि भई हाँ यार देखो मैं ऐश कर रहा हूँ। और आजकल यूथ के अंदर जो अनैतिक कार्यों का भी है, उसकी सुविधा भी उपलब्ध करवा देना, बाहर भेज के। ये इस तरह से उनको पूरा काबू में करते हैं। काबू में करके फिर उनको टास्क देते हैं। जैसे छोटा-मोटा, जैसे कोई भी रेकी का दे दिया उसको कि भई आप जाके फ़ोटो खींच लाओ। फ़ोटो खींच लाए, या अब वो उसके परिवार में कौन-कौन है इसकी जानकारी करके उसकी फ़ोटो खींच के भेज दो। फिर किसी और क्रिमिनल्स को, जैसे और जो काबू में किए हुए को, वो कोई टास्क ये दे देते हैं कि भई ये जा लेटर फेंकिया उसके घर पे। ये जब इस तरह से अलग-अलग ये काबू में करते रहते हैं, लेटर फेंक देना, कोई कारतूस डलवा देना, फिर हवाई फायर करवा देना। जब ये उनकी गिरफ्त में आ जाते हैं और फिर उनसे बड़ा काम करवाते हैं, फिर फायर करवा देना, मर्डर करवा देना, और फिर शुरुआत में उनको सुविधा भी उपलब्ध कराते हैं उनको फरार कराने में। लेकिन ये लंबा समय नहीं चलता, ये 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन उनको अपने प्रभाव में रखते हैं, और उसके बाद में उनको खुला छोड़ देते हैं। पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है और इनको पकड़ लेती है, तो बेचारा या तो वो लड़का जिसने अपराध किया वो भुगतता है, या उसके परिवार वाले, क्योंकि वो पीछे से फिर फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करते, ना वो संपर्क करने की कोशिश करते हैं। ये देखा जाए तो ये एक तरह से इनको प्रभाव में लेके इनकी जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं और इनको लावारिस छोड़ देते हैं। सही है। क्रिमिनल्स बैठे हैं विदेशों में, बड़े क्रिमिनल्स, वो इनका यूज कर रहे हैं। मैं ये जो नए यूथ है जो यूज हो रहे हैं, उनको यही कहना चाहूँगा कि बच्चों, आपकी ज़िंदगी बहुत बड़ी है। आपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए बहुत कुछ करना है। इनकी बातों में ना आए। ये जो जन्मजात क्रिमिनल है, ये जब अपने माँ बाप के नहीं हुए तो ये तुम्हारे कहाँ से होंगे? ये मेंटली क्रिमिनल है, ये शारीरिक रूप से क्रिमिनल ही इनका सारा कुछ है। क्राइम करने में इनको मजा आता है, तो ये तुम्हारे कुछ नहीं हो सकते। ये तुम्हारी जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं, ये तुम्हें यूज कर रहे हैं, और नहीं तो जो जो यूज हो चुके हैं उनका भविष्य देख लो। यहाँ इस शहर में ही पुलिस ने ऐसे 50 बच्चों को जो इस तरह की घटनाएं कर चुके हैं पकड़ा है। उनसे आप मिलके देख सकते हैं कि भाई क्या आज तक वो पीछे से उनका सपोर्ट कर रहे हैं? क्या उनके परिवार वालों को, उनके वकील वगैरह को कोई फीस उपलब्ध करवा रहे हैं, कुछ पैसे भेज रहे हैं? नहीं करते, कभी नहीं करते। राइट। तो ये उनके झांसे में ना आए। जिंदगियां आपकी बर्बाद हो रही है, पुलिस, सेंट्रल एजेंसियां उनको तो ढूंढने में लगी हुई है, कभी ना कभी पुलिस पकड़ भी लेगी। और नहीं तो ये एक भी क्रिमिनल आज तक अपनी मौत नहीं मरा। पूरे विश्व का इतिहास उठा के देख लो, क्रिमिनल कभी अपनी मौत नहीं मरता। ये जैसे अपनी मौत मतलब
कभी बूढ़ा होकर या कभी बीमारी की वजह से नहीं मरता। क्रिमिनल या तो पुलिस की गोली से मरता है या आपसी गैंग की गोली से गैंग मरता वॉर है, में। गैंग वार में। तो ना आ जाए इनके प्रभाव में और अपनी लाइफ को सुंदर बनाएं, जो आपके परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के काम आए। इनके बहकाव में आकर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद ना करें। सर, सिद्धू मूसेवाले की मर्डर के पीछे आप क्या बोलना चाहोगे? क्रिमिनल के लिए कोई कुछ नहीं है, चाहे बाबा सिद्दीकी का भी मर्डर कराया है उन्होंने, सिद्धू मूसेवाला का कराया, अभी जस्ट 5-7 दिन पहले नागौर में कुचामन में रमेश रुलानिया नाम के एक व्यापारी का करवाया। तो क्रिमिनल तो एक यूज कर रहे हैं ये नए यूथ का, वो सब बैठे हैं विदेशों में, क्राइम करवा रहे हैं, उनसे ये फिरौतियां मांगते हैं, इतने लाख दे दो, इतने करोड़ दे दो, तो नहीं देते हैं। फिर थोड़ा नेगोशिएशन भी चलता है, कम ज़्यादा करके ये इस तरह से लेते भी हैं, और नहीं देते तो अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए ये घटनाएं करवाते हैं। इसी की है कि सिद्धू मूसेवाला का भी मर्डर करवाया गया। कोई हो सकता है कोई डिमांड होगी उनकी, या कुछ उन्होंने कहा होगा कोई काम जो उसने नहीं किया। बॉम्बे में करवाया है, अभी नागौर में कुचामन में हुआ है। तो ये क्रिमिनल है, ये इनके अपने प्रभाव बनाए रखने के लिए इस तरह की घटनाएं करवाते रहते हैं। जैसे और अभी सलमान खान को भी धमकी आई हुई है। हाँ हाँ बिल्कुल। मतलब इतनी बड़ी शख्सियत को भी बिना डरे कुछ। कारण ये है कि ये डरपोक है, ये सामने आके नहीं करते हैं। चैलेंज है इनको, कहो ना कि भाई आप सामने आके कुछ भी करो, ये नहीं करते हैं, इनकी इतनी हिम्मत भी नहीं है। ये ना वो यूथ को यूज करते हैं, उनको बेचारे की जिंदगियां बर्बाद करते हैं। ये खुद कभी भी काम सामने नहीं आके कुछ भी क्राइम नहीं करे। जहां बैठे हैं ना विदेशों में, जहां भी बैठे हैं, वहां एक तरह से बहुत सभ्य नागरिक बन के बैठे हैं, कुछ नहीं करते वहां। इनको पता है कि अगर हमने वहां कुछ किया तो हमें डिपोर्ट कर दिया जाएगा, हैंड टू हैंड। और वहां एक शरीफ नागरिक बन के करो ना वहां क्राइम। अगर तुम इतने बड़े हो, जहां बैठे हो, चाहे पुर्तगाल में बैठे हो, चाहे कनाडा में बैठे हो, चाहे अमेरिका में बैठे हो, चाहे कहीं बैठे हो, जर्मनी में बैठे हो, वहां सार्वजनिक रूप से कोई क्राइम जैसे तुम यहां करवाते हो वैसा क्राइम वहां करके देखो। हो सकता है वहां की पुलिस तुम्हें दूसरे दिन इनकाउंटर कर दे तुम्हारा, नहीं करते ये वहां बड़ी शरीफ जिंदगियां जी रहे हैं। ये कायराना हरकत ये यहां ही कर रहे हैं ये। और उसमें भी ये जो बेचारा कच्चा यूथ है, जिसको इस चीजों की समझ नहीं है, उनको यूज कर रहे हैं ये। 99% उस तरह का यूथ यूज करते हैं, पहली बार क्राइम करवाते हैं और उसके बाद वो बेचारा फंसता चला जाता है इस क्राइम में। सर, पुलिस के अंदर काफी जैसे पद हैं, तो मान लो आप वो बताना चाहोगे कि कांस्टेबल फिर हेड कांस्टेबल ये कितने आगे तक जाते हैं, और अगर कोई कांस्टेबल लगा है तो वो कहाँ तक पहुंच पाता है, और ऐसा ही लगा हुआ कहाँ तक पहुंच पाता है? पुलिस में सबसे जो नीचे का पद है कांस्टेबल का, डायरेक्ट भर्ती का, उसके बाद में हेड कांस्टेबल है, फिर हमारे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई होता है, फिर सब इंस्पेक्टर होता है। सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल से प्रमोटिव भी बनते हैं और डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर का एग्जाम भी होता है। उसके बाद इंस्पेक्टर होता है और फिर डीवाईएसपी। डीवाईएसपी भी 50% हो जाते हैं। डीवाईएसपी प्रमोशन से भी बनते हैं और 50% डायरेक्ट आते हैं। ठीक है। डीवाईएसपी से ऊपर आगे एडिशनल एसपी। एडिशनल एसपी प्योरली प्रमोशन से बनते हैं। उससे ऊपर आईपीएस। आईपीएस आरपीएस से प्रमोशन से भी बनते हैं और डायरेक्ट भी आते हैं। ठीक है, मतलब आईपीएस जैसे एसपी हो गए। हाँ, आईपीएस में सबसे नीचे की पोस्ट एसपी है, फिर डीआईजी, आईजी, एडिशनल डीजी और फिर डीजी। डीजी डायरेक्टर जनरल सबसे बड़ी पोस्ट। हाँ, तो वो अपने जैसे स्टेट लेवल पे देखे तो कितने होते हैं ऑफिसर डीजी के? डीजी की 4 पोस्ट हैं अपने राजस्थान में। ठीक है। इसमें एक जो मेन होता है वो डीजीपी होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इसके अलावा डीजी एंटी करप्शन ब्यूरो, डीजी होमगार्ड, डीजी जेल। ठीक है, मतलब वैसे एक ही होता है जो डिपार्टमेंट का है। हाँ, जो प्रशासनिक पुलिस है, जो थाने वगैरह ये सारा डिपार्टमेंट है, उनका डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बोलते हैं उसको। ठीक है, वो सबका हेड होता है। सबसे ज़्यादा पावर वही होती है उनके पास।
वो जैसे जो उसकी स्टेट का जो कैपिटल है जैसे जयपुर अपना, हाँ तो वहाँ बैठते हैं। हाँ, हमारा पुलिस मुख्यालय बना हुआ है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ उन सबका जो हमारी वीडियो को पूरा देखते आए हैं, और हमने बड़े ही अच्छे क्वेश्चंस सर से पूछे और बड़ा ही अच्छा ये पॉडकास्ट रहा। तो एक लास्ट मैसेज मैं सर को कहूँगा कि आप कुछ दें, यूथ को दें, चाहे स्टूडेंट्स को दें, चाहे एक नॉर्मल जो जनता है उसको देकर इस पॉडकास्ट को हम समाप्त करेंगे। बताइए सर कुछ एक लास्ट मैसेज। आ, अपने देश की जो जो आज हमारा देश निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है, उसकी धुरी हमारा यूथ है। आज यूथ के बलबूते ही अपना देश इतना आगे जा रहा है। उस यूथ के लिए ही मेरा एक मैसेज है कि भाई आप अपना कोई ना कोई एम निर्धारित करें और उस एम को पूरा करने के लिए पागलपन की हद तक जाए, उसको चाहें उसको, पर वो एम पॉजिटिव होना चाहिए जो इस देश के विकास के लिए, खुद के, परिवार के, समाज के अच्छे के लिए हो। आप नेगेटिव विचारधारा की तरफ ना जाए जो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए बर्बादी का कारण बने। इन गैंगस्टरों की तरफ तो आप बिल्कुल ना जाए। इनका तो पुलिस कभी ना कभी या इनकाउंटर करेगी या ये आपस में गैंगवार में मारे जाएंगे। इनका बिल्कुल सफाया होगा। हमारे देश के माननीय गृह मंत्री जी ने जब ये नक्सलवाद का सफाया कर दिया इस देश से, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि इन गैंगस्टरों का भी सफाया होगा इनका। आप इनके प्रभाव में आकर, इनकी विचारधारा से में आकर अपने परिवार को, अपने समाज को बर्बाद ना करें। अपना एक पॉजिटिव एम लेकर चलें, उसकी पूर्ति का प्रयास करें, देश के विकास में भागीदार बनें। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।